पास। अभी हम बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को विश्व लेवल के ऊपर किस तरह से कोई संगठन है, यूनियन है, वो जो अमेरिका को अरे पागल जैसे बात नहीं करना है, अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, ठीक है ना। जो गाइडलाइंस है पुरानी वाली है। जब आपको कोई चीज अफेक्ट करेगी तो मैं बता दूंगा बेटा। अभी आप ये समझ के चलिए कि आपका सेकंड चैप्टर नहीं है, थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर करा रहे हैं, और उससे रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है ना। तो उससे निश्चिंत रहिए। कोई भी चेंजेस होगी तो बेटा बताया जाएगा, ठीक है ना। ये मान के चलिए आप, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मुझे लगता है कि सब सारी इंफॉर्मेशन ऐसी चीजों का मैं ही आपको देता हूं, कभी पीछे नहीं रखता पूरी क्लास से, सबको एकदम अपडेट करेंगे, निश्चिंत रहिए इस बारे में। कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है तो मैं कहां से बता दूं। कोई चेंजेस आएगा तो सीबीएसई की वेबसाइट पे आएगा, हमें पता चलेगा, स्कूल से भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस मैटर। सेकंड चैप्टर में आ जाइए। तो सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हमने पहले चैप्टर में कह दिया था कि एक ही महाशक्ति बची है 90 के बाद में। अब इस महाशक्ति को भाई कौन इसके मुकाबले में है, तो मुकाबले में हम किस तरह से मुकाबला करने वाले इस महाशक्ति का। इस महाशक्ति के मुकाबले में ये देखने वाले हैं बेटा कि इकोनॉमिकली कंडीशंस कौन दे सकता है इसके बराबर टक्कर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। कोई देश है क्या जो इसके मुकाबले में है, या कोई देश नहीं है तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है क्या जो इसके मुकाबले में है। तो वो सब हम देखेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से संगठन है। आपको तो पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूं इसको, ठीक है ना। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे। और यूरोपियन यूनियन में आपको पता है बेटा जो मेनली जो है वेस्टर्न यूरोप की, मैं अभी आपको मैप दिखा दूंगा। वेस्टर्न यूरोप के 27 देश हैं। और जब वेस्टर्न यूरोप आपको पता ही है डेवलप्ड कंट्री है, पूरे हर तरह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ताकतवर है। तो ये कहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को किस तरह से टक्कर देने की पोजीशन में है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अपने एशिया में आ जाएंगे। फिर एशिया के अंदर आसियान कंट्रीज की बात करेंगे। तो आसियान कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उसके बारे में, वो 10 कंट्री है, उसके बारे में भी बहुत चर्चा कर चुके हैं और आपको मैप भी भेज चुके हैं। तो आसियान के देश हैं, किस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी तरह से शार्क के बारे में बात करेंगे। फिर ब्रिक्स नेशन देखेंगे। ब्रिक्स का मतलब आपको पता ही है, साउथ अमेरिका से ब्राजील को लेंगे, फिर रशिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है ना। ये ब्रिक्स नेशंस की बात करेंगे। तो इस तरह से कंट्रीज की बात करेंगे तो चाइना आएगा, फिर रशिया की बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे चाइना, रशिया, भारत, और एक इजराइल की बात करेंगे। फिर जापान के बारे में भी है और कोरिया के बारे में भी दे रखे हैं। तो आपके चैप्टर में ये सारे के सारा पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में बात करने का पर्पज यही है, विश्व में अगर देखें तो ये ऐसे देश या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकली जो ताकत रखते हैं। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि अगर कोई देश 27 देश एक साथ है तो उनकी 27 देशों की इकोनॉमी तो कितनी ताकत बन जाएगी ना। 27 देशों के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उनका जो पैदावार होगी, ठीक है ना, तीनों सेक्टर से, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका की टक्कर के बराबर होगी। फिर आपको पता है यूरोपियन यूनियन ने करेंसी भी एक बना दी। हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यूरोपियन यूनियन कब बना, इनिशियली फाउंडिंग्स में कितने कंट्री थे, और आज इसके मेंबर्स कितने हैं, यूरोपियन यूनियन किस तरह से ताकतवर है।
इसकी ताकत का क्या कारण है, और यूरोपियन यूनियन में भी आपस में मतभेद है, उसको लेके भी बात करेंगे। तो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन देखेंगे। एक बार इसमें नजर मार लेते हैं। आपका चैप्टर इसमें 4 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी के अंदर यूरोपियन संघ में इसका एक होगा यूरोपियन संघ का गठन कैसे हुआ, यूरोपियन संघ के उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। एक एक चीज को आप देख लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चंस भी बनेंगे। हो सकता है आप मॉनिटर पे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मेरी आवाज में अगर कहीं दिक्कत आती है, जब हम इसके मॉनिटर पे इनको खोलेंगे ना, ओपन करेंगे हेडिंग्स को, तो आप देख पाओगे। अभी ये बारीक लिखा है, इस वजह से आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यूरोपियन संघ में पढ़ेंगे हम यूरोपियन संघ का गठन कब हुआ। प्राइमरी रूप से ये इकोनॉमिक संघ के रूप में काम करने लगा था। इसके कौन कौन से देश थे गठन के टाइम में, यूरोपियन संघ के उद्देश्य क्या थे, पर्पस क्या थे, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उसके बाद में यूरोपियन संघ की विशेषताएं क्या है। यूरोपियन संघ का अपना एक झंडा भी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यूरोपियन संघ की विशेषताओं के बाद में हम आसियान के बारे में बात करेंगे। एशिया के देशों में आ जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया के देश में, ठीक है ना। आसियान का झंडा, आसियान के ऑब्जेक्टिव्स और 3 पिलर्स आसियान के कौन कौन से हैं, ठीक है ना। 3 पिलर्स के बाद में आसियान 2020 का विजन क्या है, और इसके बाद में आसियान शेयरिंग और भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद में आसियान के बाद में चीन आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले यूरोपियन संघ पढ़ोगे, उसके बाद आसियान पढ़ोगे, आसियान के बाद में चीन पढ़ोगे। तो चीन में हम शुरू में देखेंगे कि शुरुआती दौर में चीन की क्या कंडीशंस थी, जब उन्होंने दूसरे देशों के लिए रास्ता अपना बंद किया हुआ था, द्वार बंद किए हुए थे, तो वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा था। फिर उन्होंने 1970 के ड्यूरेशन में चाइना ने ओपन मार्केट इकोनॉमी को अपना लिया, तो किस तरह से प्रोग्रेस करता गया, ठीक है ना। तो चीन के बारे में ये सब पढ़ेंगे, चीन की आर्थिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, और ये अर्थव्यवस्था खोलने के बाद, खोलने का मैं बता ही चुका हूँ, ओपन मार्केट। इसके बाद में हमारा चलेगा चीन की नई नीतियों के बारे में बात करेंगे, और उसके भारत और चीन के संबंध को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में भारत और चीन के विवाद भी ले लेंगे। भारत और चीन के बीच में कौन कौन से इश्यूज हैं, आपको पता है 1962 के अंदर वार हुआ है, या फिर अक्साई चीन का संबंध है, या अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर इशू है, तिब्बत का इशू है, इनके बारे में चाइना की बात करेंगे। फिर हम इजराइल की बात करेंगे, इजराइल का निर्माण कब हुआ, और इजराइल की विशेषताएं, फिजिकल उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। फिर रशिया की बात करेंगे, फिर जापान है, फिर भारत है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग में आप मैप देखिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का मैप देखेंगे, ठीक है ना। ये आप कंट्री देख पा रहे हो बेटा, कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो पूरे के पूरे 27 देश हैं। आप में इसमें से ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है जनवरी 2020 में। तो पहले तो ये देश एक बार देख सकते हो आप, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में है, आप मैप के हिसाब से भी याद कर सकते हो। नहीं दिखाई दे रहे होंगे इतने क्लियर, मुझे पता लग रहा है, बहुत छोटे लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इनको। बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। तो ये सारे के सारे आपके 27 कंट्री हैं। ये मैप है आपके पास। तो मैप को आप थोड़ा देख पा रहे होंगे। तो ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट है, ये पूरे के पूरे वो देश है बेसिकली वेस्टर्न यूरोप के। लेकिन आपको पता है 1990 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, तो कुछ देश जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो आपके पूर्वी ब्लॉक के सदस्य थे, सोवियत यूनियन के साथ में जुड़े हुए थे, उनके साथ में थे, वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे,
90 के बाद में ये इन्होंने 2010 में 2004 के अंदर लगातार मतलब एक साथ में 10 देश आ गए और उन्होंने एक साथ में ज्वाइन किया, यानी कि उन्होंने अप्लाई पहले किया होगा यूरोपियन यूनियन के लिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स 2004 में बने। ठीक है ना, आप देखोगे तो आपके पेज नंबर 60 के ऊपर शायद ये दे रखा होगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर टाइमलाइन दे रखा है कब कौन सा देश फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं और कब आगे जो देश है किस पोजीशन में सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बने हैं। तो इसमें आज के दिन का दे रखा है। अगर आप वेस्ट से चलोगे तो वेस्ट में इसकी बात करोगे, सबसे पहले पोर्चुगल, फिर स्पेन, फ्रांस। अब ये फ्रांस जो मैं आगे बताने वाला हूं वो सभी वो देश है जो देश फाउंडिंग मेंबर्स है, जो अभी बात करूंगा, जिन्होंने शुरू में 1951 में इसकी स्थापना करने में बड़ा रोल निभाया था, वो फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा है फाउंडिंग मेंबर में? फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, छोटे छोटे देश है, बेल्जियम, मैं फ्रांस की नहीं बात कर रहा हूँ, लग्जमबर्ग की बात कर रहा हूँ, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सभी देश है। ठीक है ना, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड और इनफैक्ट इटली। तो ये कितने देश हो गए? 6 देश हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की स्थापना की थी। तो इन 6 देशों का नाम आपने नहीं भूलना है बेटा, ये पूरे के पूरे फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब इसके बाद में देखो चेक रिपब्लिक आ गया, स्लोवाकिया आ गया, बाद में आया ये पहले जो है वेस्टर्न यूरोप में थे, यानी कि सोवियत यूनियन के साथ, चेक और स्लोवाकिया दोनों, हंगरी, ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गारिया, और नीचे आप ग्रीस देख रहे हो वो शुरू से है, ये साइप्रस देख रहे हो इधर एकदम एक्सट्रीम साउथ के अंदर, और ऊपर आप देख रहे हो फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, डेनमार्क। अब ये देख रहे हो ये वाला देश नहीं है मेंबर यूरोपियन यूनियन का, ये कौन सा देश है? नॉर्वे है। इधर देखो ये ब्रिटेन एग्जिट हो गया, इसलिए हमने खाली छोड़ा हुआ है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी आज इसका मेंबर नहीं है, और ये आयरलैंड है इसका मेंबर। हाँ उषा, पुर्तगाल भी है बेटा, पुर्तगाल क्यों नहीं है, बिल्कुल है यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, पुर्तगाल तो बिल्कुल एक्टिव मेंबर है। जितने भी ग्रीन शेडेड पार्ट में है सभी देश है, आपका नहीं है तो आप वेस्टर्न यूरोप में देख पा रहे हो, ये देश नहीं है, ये नॉर्वे है, और ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, ये एग्जिट कर चुका है। ठीक है, जनवरी 2020 में बेटा। और ये जो देश है ये यूगोस्लाविया से अलग हुए थे, वो जगह बाकी है जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, अरे बेटा इटली को जोड़ा नहीं आपने, इटली को भी ज्वाइन कर लीजिए। एक बार फिर फाउंडिंग मेंबर बता देता हूँ गिनो, फ्रांस है, लग्जमबर्ग 2, बेल्जियम 3, नीदरलैंड 4, जर्मनी 5, इटली 6 हो गए, हो गया, चलो वेरी गुड। तो 6 कंट्री है फाउंडिंग मेंबर्स बेटा। अब हम फिर दोबारा से अपने वहीं पर चल जाते हैं जो पढ़ रहे थे चैप्टर को, तो शुरू से हम कर लेते हैं। सत्ता के नए केंद्र, यूरोपियन संघ के गठन के बारे में दे रखा है, यूरोपियन संघ, आसाम और ब्रिक्स नेशन, ये पूरा बता ही चुका हूं मैं इसके अंदर। और ये देश चीन, जापान, भारत, इजराइल, देखो इन्होंने अलग अलग बांट दिया बेटा, ये देख रहे हो, इन्होंने पूरे संगठन को, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो अमेरिका के सामने आ सकती है, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ताकतवर संगठन है, उनको एक साथ ले लिया। कौन कौन से लिए इन्होंने? यूरोपियन संघ, आसियान और ब्रिक्स। फिर बाद में देश एक साथ ले लिए, चीन, जापान, भारत, इजराइल, रूस। अब यूरोपियन संघ के बारे में आप पढ़ लो, ठीक है ना। सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन सी इंसिडेंट पहले हुआ, पहले प्राइमरीली इकोनॉमिक
रूप से जो यूरोपियन यूनियन है उसका पर्पस इकोनॉमिक था। फिर बाद में 1992 में जब इसकी पार्लियामेंट बन जाता है तो पॉलिटिकली ये ताकतवर बन जाता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले मार्शल योजना की बात करेंगे 1948 में। मेरी आप आवाज सुन रहे हैं, उसको अगर ध्यान दोगे और अगर आपके पास बुक है तो बुक से देख लीजिए। मार्शल योजना क्या है? ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उस पीरियड में अमेरिका के, यानी कि जैसे हमारे भारत में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ऐसे ही अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोला जाता है बेटा। तो जॉर्ज सी मार्शल वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और हेनरी ट्रूमैन उस टाइम में राष्ट्रपति थे। 1948 की बात है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, सोचो आप। और उसके बाद में जो दुश्मनी थी आपस में जर्मनी के बीच, मतलब ये जर्मनी, इटली, जापान और जो दूसरे अलायंस पावर है, उनको ये चाह रहे थे कि कब तक आखिर चलता रहेगा इस युद्ध में। दोनों तरफ से दोनों गुटों को काफी नुकसान हो चुका है, तो क्यों ना हम एक साथ में आ जाएं और आगे मिलकर काम करें। तो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इनको काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, इंडस्ट्रीज का लॉस हुआ, सिटी के सिटी बर्बाद हो गए। तो उस पीरियड में अमेरिका ने, मैंने आपको इसलिए बताया था बेटा, अमेरिका ही एक ऐसा बचा था जिसके पास पैसे भरमार थे। अमेरिका ने इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पैसे कमाए, ठीक है ना, बहुत अमीर बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। क्यों बना? क्योंकि बाकी देशों ने इस देश से लोन लिया। ये बात समझ में आ गई? तो लोन लेगा, बाकी देश लेंगे तो उनके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया होगा। तो अमेरिका के पास में पैसा था, तो अमेरिका ने पूरे वेस्टर्न यूरोप के देश, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न यूरोप के देश, ठीक है ना, उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए मार्शल प्लान लेकर आए। तो मार्शल प्लान क्या है? एक पैसा है कि इतने बिलियन डॉलर होंगे, शायद 15 बिलियन डॉलर की बात है, और वो पूरा पैसा इनके सिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने में, इनकी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज को बनाने में, दोबारा से खड़ा करने में, रोड्स को बनाने में, ये पैसा खर्च होना था। बेसिकली उसमें शायद अगर हम याद कर पाए तो 16 देश थे, 16 देश है वेस्टर्न यूरोप के। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चंस है, लेकिन प्राइमरीली आप इसका ऑब्जेक्टिव, यूरोपियन यूनियन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, उसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। देखो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बाद में आया, शुरू में मैंने कई बार बेटा क्लास लिए तब बताया है कि शुरू में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ी होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक रहता है, ठीक है ना। तो इनका बेसिकली सोचना यह था अमेरिका का कि इनका इनफैक्ट, देखो आप भूल जाते हो बेटा, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके सोचोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आपके आसपास के देश डेवलप्ड हैं तो क्या होगा, बताइए मेरे को। मान लो भारत है और उसके आसपास में देश डेवलप्ड हैं, तो भारत को क्या फायदा है? चलो मेरे को बताओ, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। जल्दी से मैसेज करो। नहीं बता पा रहे हो, चलो मैं बता दूंगा, कोई नहीं। कहने का मतलब ये है, आप इसी पीरियड से देख लो। चलो देख लेते हैं। ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही कारण है। अब देखो ये आर्थिक मंदी का दौर है अभी की जो बात करें, ठीक है ना, भारत की जीडीपी माइनस में जा रही है। तो इस पीरियड में क्या परचेजिंग पावर बढ़ेगी? लोग खरीदेंगे? लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तो कहां से खरीदेंगे? तो सेम कंडीशन वहां पे थी। अमेरिका उस टाइम भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा था बेटा, ये क्यों भूल जाते हो। अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट ये था कि एक बार ये देश खड़े हो जाएंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे देश में प्रोडक्ट बनेंगे उनकी डिमांड इन देशों में होगी, ठीक है ना। अगर आपको मैं एक दिन, क्योंकि ये ज्योग्राफी का है
और इसलिए आपके साथ में मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। अगर आप देखोगे तो यूरोप, एटलांट, बीच में यूरोप और उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, फिर उसके वेस्ट में आपके आ जाता है उत्तरी अमेरिका। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर यूरोप के देश, क्योंकि सारे के सारे डेवलप्ड देश हैं, और उत्तरी अमेरिका, इनके बीच में व्यापार होता है। और इनके बीच में व्यापार होने का सबसे एक नदी निकलती है, लॉरेंस रिवर बोला जाता है। वो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीचों बीच, मतलब निकली है, लगभग बीचों बीच कह सकते हो। ग्रेट लेक्स है, आप देखना, वो ग्रेट लेक्स में एक ओंटेरियो लेक्स है, उससे वो नदी निकलती है, लॉरेंस रिवर। और इस रिवर के थ्रू व्यापार होता है अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के देशों के साथ। वेस्टर्न यूरोप ही क्या, यूरोप के देशों के साथ में। तो ये व्यापार तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ खुशहाली होगी। अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में प्रोडक्ट नहीं है तो वो बेच नहीं पाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर यूरोप में डिमांड नहीं है तो भी नहीं बेच पाएगा। यानी कि परचेजिंग पावर जब बढ़ती है, तो कहने का मतलब आप इसको शॉर्ट में समझो कि अगर यूरोप के देश डेवलप्ड होंगे तो उनके यहाँ डिमांड होगी और अमेरिका अपनी प्रोडक्ट को वहां बेच पाएगा, तो दोनों देशों को फायदा होने वाला था। इसलिए अमेरिका ने हेल्प की थी। लेकिन बाद में ये इकोनॉमिकली, शुरू में इकोनॉमिक रूप से बना था, बाद में इसका पर्पस जो है पॉलिटिकल हो गया, जब यूरोपियन यूनियन बनके उनकी पार्लियामेंट भी बन गई। ये बात क्लियर हो गया सभी को बच्चों? चलो शाबाश, बता दो ताकि आगे चले। इस तरह के क्वेश्चन उठने का मतलब सुन रहे हो, और जो क्वेश्चन नहीं उठते इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैठे हो बस, 45 मिनट पार करना है। चलो वेरी गुड। हाँ, तो 1948 में इन्होंने $15 बिलियन के लगभग के मदद की, और ये अगले 4 सालों के अंदर पूरे देश को दिया जाना था। लगभग 16 देश थे जो वेस्टर्न यूरोप के देश थे, उनको ये मदद की जानी थी बेटा। और 1949 के अंदर जो है यूरोपियन परिषद का गठन हुआ। देखो इसमें सीक्वेंस को आपने याद रखना है। 1948 मार्शल प्लान, 1949 यूरोपियन परिषद, यूरोपियन परिषद मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, 1957 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1992 यूरोपियन संघ बन गया अपने आप में, एक पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट जो है बन चुकी है उस टाइम में, ठीक है। तो इसका डिटेल्स आप चैप्टर में देखोगे बेटा, चैप्टर को पढ़ लेना। आप यूरोपियन संघ की विशेषताओं की बात करें, इसका आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप था। शुरू में मैंने बताया कि ये इकोनॉमिक पर्पस के लिए काम कर रहा था। बेटा मार्शल प्लान बेसिकली यूरोप के देशों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बर्बादी हुई थी, रोड्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, ये टूट चुके थे। तो मार्शल प्लान में ये उस टाइम मैंने बताया कि राष्ट्रपति थे उस टाइम में अमेरिका के हेनरी ट्रूमैन, और जॉर्ज सी मार्शल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। तो जॉर्ज ट्रू मार्शल ने को ये काम सौंपा गया हेनरी ट्रूमैन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, भाई ये लो पैसे, इतने पैसे हैं और पूरे वेस्टर्न यूरोप के देशों को आपने देना है, और इससे क्या करना है, इन सभी देशों का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाए, इंडस्ट्रीज खड़े हो जाए, और फिर इन देशों के साथ में हम व्यापार भी करेंगे। ये इस प्लान के अंदर इंक्लूड है कि मार्शल प्लान का पर्पस जो क्या था, इन देशों के विकास करना, और विकास करने के बाद में एक बार ये विकास की पटरी पे आ जाएंगे तो फिर हम इन देशों के साथ में व्यापारिक संबंध बढ़ाएंगे, रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस बढ़ाएंगे। ठीक है, मार्शल प्लान क्लियर हो गया? ओके। अब आप इस अपनी बुक में देखोगे तो आपको दिया हुआ है कि कैसे इकोनॉमिक काउंसिल बनी, और उसके स्टेजेस में पढ़ोगे, क्योंकि अभी रिवीजन है तो सारी चीजें मैं एक साथ नहीं लेके चल पाऊंगा। आगे भी हमको इन चैप्टर्स को रिवाइज करके आगे भी पढ़ना है। तो पूरा यूरोपियन यूनियन को आप पढ़िए, कैसे इकोनॉमिक काउंसिल से फिर ये प्रोग्रेस करते हुए
पॉलिटिकल काउंसिल बनती है और कैसे इस शुरू के अंदर 6 देश होते हैं और आज के दिन इसके 27 कंट्रीज हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है, इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ 12 देशों ने ही इसके जो यूरो है, इनकी जो करेंसी क्या है यूरो, 12 देशों ने ही यूरो को अडॉप्ट किया था। कैसे इसकी पूरी टाइमलाइंस दे के रखी है। 2004 में कौन कौन से देशों ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, उसके बाद में 2010 में एस्टोनिया, लैटविया वगैरह ने ज्वाइन किया। तो ऐसे करके टोटल आपके कंट्री पूरे के पूरे 27 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर क्लास क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसमें आप यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ोगे कि मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन करा देता हूं कि यूरोपियन यूनियन किस तरह से एक इसका अपना झंडा भी है, ठीक है, इसका अपना राष्ट्रगान भी है। और झंडे के आपको पता है उसमें 12 बाली है सोने की। तो ये एकता का प्रतीक है, ठीक है ना। और उसके बाद में यूरोपियन पार्लियामेंट बना दी, लेकिन जब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे थे यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। इस तरह से पूरा यूरोपियन यूनियन आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में असफल रहे। फिर हमने बातें की यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में, ऐसा भी नहीं है कि 27 देशों का अपना पूरा एकदम एकता के साथ ही चल रहे थे। इन 27 देशों में भी आपस में मनमुटाव हुए। किस बात को लेके हुए, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, इराक के ऊपर आक्रमण किया, तब ब्रिटेन तो अमेरिका का साथ दे रहा था, लेकिन काफी कंट्री फ्रांस जैसे ने इस बात को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। और ऐसे ही मार्गरेट थैचर, आप एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनेंगे, जिन्होंने जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात है उसके अंदर सपोर्ट नहीं किया था। तो ये आप इस तरह से पूरे यूरोपियन यूनियन को कवर कर लेंगे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन अपना पढ़ लोगे, इसका विशेषताओं में आप होंगे, ये एक सुप्रा नेशनल की जैसे काम कर रहे हैं, आर्थिक और राजनीतिक ये था। इसका अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है, 9 मई को स्थापना हुई थी। इसकी अपनी करेंसी है। और किस तरह से यूरोपियन यूनियन जो 2017 के अंदर बात करोगे तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी जीडीपी को भी क्रॉस कर जाता है। यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बाद में इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर बात करेंगे तो अमेरिका के बाद में सबसे दूसरी बड़ी सेना अगर किसी के पास है तो यूरोपियन यूनियन के पास में है। ये आप इकोनॉमिक उससे देखोगे, यूरोपियन यूनियन अमेरिका के लगभग बराबर चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर दूसरे नंबर पर है विश्व के अंदर। तो ये आपके यूरोपियन यूनियन की आर्थिक विशेषताओं को देखोगे। 2005 के अंदर यूरोपियन यूनियन जो है पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2005। और ऐसा भी पीरियड आया जब खतरा बन गया, यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है यूरो, वो अमेरिका के जो डॉलर के मुकाबले में आके खड़ा हो गया। यानी कि इसको भी लोग वेटेज देने लगे, बहुत सारे देश यूरो में व्यापार करने लगे। अगर यूरोपियन यूनियन से कर रहे तो यूरो में ही व्यापार होता है। तो इस तरह से अमेरिका की जो करेंसी है उसके लिए भी खतरे के रूप में देखा गया, ठीक है। और इनका जो टोटल अगर बात करो, जीडीपी की बात करो, तो 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो अमेरिका से अगर वर्ल्ड के अंदर व्यापार की बात करें तो अमेरिका से 3 गुना व्यापार कर रहा था ये। तो क्या क्या चीजें आपने देखा, जो यूरोपियन यूनियन अमेरिका को किस तरह से इकोनॉमिक व्यू में इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर किस तरह से टक्कर देने की पोजीशन में था, जरा मेरे को बताओगे, लिख के बताओ किस तरह से। 4-5 पॉइंट हमने बताए हैं अभी, चलो शाबाश। यस,
यस, जीडीपी, जीडीपी क्यों भी ले सकते हो ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसका एक देश है अभी ना, अभी जो परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो फ्रांस है, क्योंकि ब्रिटेन तो अभी यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया ना, तो इसका एक देश फ्रांस जो परमानेंट मेंबर है, इसलिए भी ये ताकतवर है। दूसरी तरफ जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है तो यूरोपियन यूनियन से कई सारे देश हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स का हर 2 साल बाद में टेन्योर बदल जाता है, तो उनके कंट्री कौन कौन से हैं वो तो याद रखना मुश्किल सी बात होती है। तो अब सैन्य विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आर्थिक देखा, सेना की भी विशेषताएं हम गिना ही चुके हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है इनके पास में, और ब्रिटेन में परमाणु हथियार के मामलों में इसके पास में, ब्रिटेन को छोड़ दीजिए, अभी फ्रांस की बात करो, 500 प्लस न्यूक्लियर आर्सनल है इनके पास में। और क्या है, सुरक्षा स्थायी सदस्य तो आपको पता ही है सुरक्षा परिषद में, फिर फ्रांस है, और फ्रांस के पास वीटो भी है। अब मुझे लगता है कि आसियान को हम कल करना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हमने यूरोपियन यूनियन को पढ़ा है, पूरा यूरोपियन यूनियन को अभी आप सभी को मैं मतलब चाहूंगा कि आप सभी यूरोपियन यूनियन का रिवाइज कर लेना, जैसे आज आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है उसके बाद में पूरे यूरोपियन यूनियन का, बेटा अभी तो सेकंड बार है, इसके बाद में कुछ आपको शायद चांस ना मिले, तो फिर ऐसा ना हो कि हमें दोबारा मौका ना मिले, ठीक है ना। तो अपना पूरा अभी मत छोड़ो, कोई भी टॉपिक को किसी तरह का भी कहीं पर डाउट होता है उसको रिवाइज कीजिए, और कहीं पर भी डाउट होता है तो मेरे पास में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। सबसे बेहतर तो यह है जब क्लास चलती है उसी पीरियड में आप पूछ लीजिए, मत छोड़िए किसी चीज को भी बैलेंस पीछे के लिए। और नोट्स बनाने वाला जो यहाँ पर भी बैठे हैं हमारे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं भेजे हैं, और ये आपस में बात करना मजाक करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जब तक क्लास चलते हैं इसके बीच में किसी का कोई आना ही नहीं चाहिए। होता क्या है कि फिर आपकी बातों का स्क्रीनशॉट लेके और मैडम प्रिंसिपल मैम मेरे पास में भेजती है, तो आप आपस में कोई मैसेज शेयर नहीं करेंगे। और आज हम 5-7 मिनट पहले ही इनफैक्ट अपनी क्लास खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले अभी मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन ही, अभी एग्जिट नहीं करना है। अभी मेरे को बताइए द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन कौन कौन से हैं। टेल मी द कंट्रीज, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मैसेज कीजिए मैसेज। अरे बेटा पूरे के पूरे 6 एक साथ गिनाया करो बाबू, पूरे 6 के 6 एक कंट्री एक साथ में लिखने हैं। ओके, ठीक है। अरे इटली को छोड़ दिया होगा और क्या है, इटली छोड़ देते हो तुम, इटली भी ले लिया, फ्रांस ले लिया, नीदरलैंड नहीं लिया, नीदरलैंड नीदरलैंड, सारे कंट्री एक साथ में जिनकी सीमाएं मिली हुई है। सबसे छोटा कंट्री है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग आपने छोड़ दिया होगा। हो गए सर, अच्छा ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तन्नू लिख रही है एफ, अब एफ का मीनिंग मैं क्या समझू बेटा। अरे 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 क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं नेहा, क्या लिख रहे हो तुम, ऑब्जेक्टिव पूछा है।
अब मैं पूछ रहा हूं तो तुम मेरे से पूछ रहे हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी तो बताया था प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव किस लिए बना था, इनका कॉमन सिक्योरिटी था। याद रखो ना, इनकी सभी देशों की एक सिक्योरिटी भी है ना, सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं नाटो के थ्रू, क्यों भूल जाते हो। हाँ, इकोनॉमिक प्लान, और क्या होगा, यही तो सब लिखोगे। ठीक है ना, ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना आपस में, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना, और कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है बेटा। अब मेरे को बताइए कि ब्रिटेन ने कब एग्जिट किया, यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन ने कब छोड़ा, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन कब अलग हुआ। 2020 कब हुआ बेटा, 2020 में अलग हुआ। कल पैनामा नहर की पूछ रहे थे ना आप, तो 1914 में बनी थी, 1904 से बनना शुरू हुआ था, और 1914 में पैनामा नहर बनकर तैयार हुई थी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाई थी। ठीक है ना। हालांकि काम तो उस 1881 से ही चल रहा था, लेकिन अमेरिका ने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को 1904 में लिया, और 1914 में पैनामा नहर बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, तो इसका रिवाइज कर लेना सभी। नाउ यू आर अलाउड टू एग्जिट। अब आवाज नहीं आ रही, अब तो बेटा क्लास ही खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूं कि आप एग्जिट कर सकते हो, इतना ही बोला है। 1914 में पैनामा नहर बनकर तैयार हुई। 1904 में अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था बनाने का, 1914 में कंप्लीट हो गया। इससे पहले पैनामा के खुद, पैनामा एक देश है, उसके पास में था। 1881 से वो कोशिश कर रहा था, लेकिन ये 90 किलोमीटर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 90 किलोमीटर है लंबी, तो बाद में अमेरिका को इससे काफी बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि उसके लिए जो दूरी है वो काफी कम पीरियड की हो जाती थी। पश्चिम के जो राज्य हैं अमेरिका के, उनको पूर्वी राज्यों के साथ मिलने में, तो अमेरिका ने इंटरेस्ट लेके किया। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा बेनिफिट तो पनामा देश को ही हो रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही इस नहर के ऊपर है। ठीक है ना, बहुत, पनामा को बहुत फायदा है। ठीक है बेटा।